नमस्कार। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल संख्या 12, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण में समुन्नयन क्रियाएं एवं भाषाई व्यवहार। आज के व्याख्यान का शीर्षक है भाषाई व्यवहार एवं व्यवस्था। इसके पूर्व हम लोगों ने समुन्नयन क्रियाओं के बारे में विस्तार से बातचीत करी है और समुन्नयन क्रियाएं मनोवैज्ञानिक पक्ष के संदर्भ में कैसी कर सकते हैं, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी जो समुन्नयन क्रियाएं हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत करी है। आज का व्याख्यान मुख्य रूप से भाषाई व्यवहार एवं व्यवस्था पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे वे इस प्रकार से हैं। भाषाई व्यवहार का तात्पर्य, भाषाई व्यवहार की परिभाषाएं, भाषाई व्यवहार के प्रकार, भाषाई व्यवहार के प्रमुख घटक, भाषाई व्यवहार के सामाजिक आयाम, भाषाई व्यवहार के सांस्कृतिक आयाम, भाषाई व्यवहार और मनोविज्ञान, भाषाई व्यवहार और समाजशास्त्र, भाषाई व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, साथ ही साथ भाषाई व्यवस्था की परिभाषाओं से भी परिचित होंगे। भाषाई व्यवस्था के स्तर, भाषाई व्यवस्था और संप्रेषण और भाषा शिक्षण में भाषाई व्यवहार और व्यवस्था का महत्व। अर्थात इस व्याख्यान के पश्चात जब हमारे अधिगमकर्ता जो हैं वो भाषाई व्यवहार की अवधारणा से परिचित होंगे, उनकी परिभाषाओं से परिचित होंगे, साथ ही साथ जो भाषाई व्यवहार है वो कितने प्रकार का होता है उससे भी परिचित होंगे और उसको वो अपने शब्दों में बता सकेंगे। साथ ही साथ जो भाषाई व्यवस्था है उसका क्या तात्पर्य है, उसकी लोगों ने जो शिक्षा शास्त्री हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हुई हैं, भाषाई व्यवस्था के कौन-कौन से स्तर हैं, इनसे भी हमारे विद्यार्थी जो है वो परिचित होंगे। भाषा केवल ध्वनि अथवा प्रतीक समूह नहीं है, बल्कि वह सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जटिल तंत्र है, जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करता है। भाषा का प्रयोग मात्र व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह समाज के भीतर घटने वाली संवाद प्रक्रियाओं, सामाजिक भूमिकाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी सशक्त माध्यम है। इस प्रयोगात्मक पक्ष को ही भाषाई व्यवहार कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भाषा है वो केवल ध्वनि या प्रतीक समूह नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक जटिल तंत्र है, जिसके माध्यम से मानव जो है उसके अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भावनाएं हैं उसकी, जो उसके सामने जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके संदर्भ में वो जो अनुभव करता है, उन सारी चीज़ों को भाषा के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग जो है वो मात्र केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि ये समाज में घटने वाली जो विभिन्न प्रकार की संवाद प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक भूमिकाएं होती हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसका ये सशक्त माध्यम है। उसका जो भाषा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ व्यवहार में जब उसको समाज में व्यक्ति अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए, संप्रेषण के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसी जो उसका प्रयोगात्मक पक्ष है, यही उसका जो प्रयोगात्मक पक्ष है, यही जो है भाषाई व्यवहार कहलाता है। भाषाई व्यवहार उन विविध संदर्भों, परिस्थितियों और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों में भाषा के वास्तविक उपयोग को निरूपित करता है, जहाँ भाषा केवल संप्रेषण का साधन न होकर सामाजिक संबंधों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का भी उपकरण बन जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो उसका प्रयोगात्मक पक्ष में भाषा संप्रेषित तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में संबंध स्थापित होते हैं वो भी भाषा के माध्यम से ही होते हैं और उन संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता है वो भी भाषा के माध्यम से ही होती है। तो एक जब हम उसका प्रयोग में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, यही उसका व्यावहारिक पक्ष कहलाता है। भाषा के प्रयोग को प्रभावी, सुसंगत और ग्रह बनाने के लिए एक नियमानुशासित ढांचे की भी आवश्यकता होती है, जिसे भाषाई व्यवस्था कहते हैं। भाषाई व्यवस्था में ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के स्तर पर नियमों का एक जटिल तंत्र निहित होता है, जो भाषा के समुचित प्रयोग और संप्रेषणीयता को सुनिश्चित करता है।
इस व्याख्यान में भाषा के इस व्यवहारिक और संरचनात्मक पक्ष का ही विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे समाज में भाषा प्रयुक्त होती है, किन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है और किस प्रकार से उसकी आंतरिक संरचना एक व्यवस्थित और अर्थपूर्ण संवाद को संभव बनाती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि भाषाई जो व्यवहार उसका क्या तात्पर्य, अभी हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी बात करी थी। भाषाई व्यवहार का तात्पर्य उस जीवंत प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक संदर्भों में भाषा का वास्तविक प्रयोग करता है। यह केवल भाषा के सिद्धांतों या नियमों का ज्ञान नहीं है, बल्कि उन नियमों को जीवन की विविध स्थितियों में व्यवहार में लाने की प्रक्रिया भी है। भाषाई व्यवहार में व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त भाषा का चयन, प्रयोग की शैली, संदर्भ के अनुरूप भाषा का अनुकूलन तथा संवाद की परिस्थितियों के अनुसार भाषा की विविधता भी सम्मिलित होती है। अर्थात कह सकते हैं कि भाषाई व्यवहार एक जीवंत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सामाजिक संदर्भ है, विभिन्न समाज में रहते हुए विभिन्न संदर्भों में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषाई व्यवहार के अंतर्गत आता है। इसमें केवल सिद्धांत, जो भाषा के सिद्धांत है या नियम है, उनका ही ज्ञान आवश्यक नहीं होता, बल्कि उन नियमों को जीवन की या हमारा जब जीवन निर्वाह करते हुए जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, उन स्थितियों में हम किस प्रकार से उसको व्यवहार में लाएं, ये भी इसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात भाषाई व्यवहार के अंतर्गत कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो किस प्रकार संदर्भ के अनुसार अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त भाषा का चयन, प्रयोग की शैली, संदर्भ के अनुसार भाषा का अनुकूलन और जिस परिस्थिति में उसके अनुसार संवाद स्थापित करना, ये सब भाषा की विविधता ही सम्मिलित होती है भाषाई व्यवहार के अंतर्गत। अर्थात भाषाई व्यवहार ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार जो विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं होती हैं, जैसे एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक संबंधियों के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, तो इन विभिन्न संदर्भों में हमारी क्या भूमिकाएं हो सकती हैं और उन भूमिकाओं के अनुरूप भाषा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। उन भूमिकाओं के अनुरूप हमारी भाषा का चयन, प्रयोग की शैली, संवाद और शब्दों का जो प्रयोग होता है, वही भाषाई व्यवहार के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति औपचारिक सभा में अत्यधिक मर्यादित और औपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकता है, जबकि मित्रों के साथ अनौपचारिक और सहज भाषा का प्रयोग करेगा। अर्थात एक ही व्यक्ति है, लेकिन विभिन्न संदर्भ में उसकी भूमिका परिवर्तित हो रही है। वो एक शिक्षक के रूप में औपचारिक भाषा का प्रयोग करेगा जब वो कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहा होगा, लेकिन वहीं अगर उसको कहीं और विद्यार्थी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी भाषा थोड़ी-सी अनौपचारिक होगी और व्यक्तिगत संपर्क से संबंधित भाषा हो सकती है। कुछ परिभाषाएं हैं भाषाई व्यवहार के संदर्भ में। डिल हाइम्स ने इसके संदर्भ में जो कहा है, भाषाई व्यवहार वह सामाजिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उपयुक्त भाषा प्रयोग करना सीखता है। अर्थात एक सामाजिक योग्यता है जिसके अनुसार उसको पता होता है कि जो विभिन्न संदर्भ हैं समाज में रहते हुए, तो उनके अनुसार हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, वो सीखता है। M.A.K. हॉलिडे के अनुसार भाषाई व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के भीतर अर्थ निर्माण और साझा करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। उसी तरह से राम जी ने 2002 में जो परिभाषा दी है कि भाषा का व्यवहारिक प्रयोग जिसमें व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के अनुरूप अपने संप्रेषण को ढालता है, भाषाई व्यवहार कहलाता है। एनसीईआरटी ने भी इसकी परिभाषा दी है कि भाषा का वह प्रयोग जो संवाद, सामाजिक क्रिया, भूमिका निर्वहन और सांस्कृतिक सहभागिता के संदर्भ में होता है, भाषाई व्यवहार कहा जाता है। अब बात करते हैं भाषाई व्यवहार के प्रकार की। तो पहला प्रकार है औपचारिक भाषाई व्यवहार। वह भाषाई व्यवहार जो किसी औपचारिक, संरचित और सामाजिक मर्यादा वाले संदर्भ में होता है, वो औपचारिक भाषाई व्यवहार कहलाते हैं। जैसे कोई सभा का आयोजन होना, कोई कार्यालय में संपर्क स्थापित करना या शैक्षणिक संस्थानों में।
अर्थात औपचारिक जहाँ पर हम मर्यादित रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का उचित प्रयोग करते हैं, शब्दों पर ध्यान देते हैं। इसकी विशेषता ये होती हैं कि भाषा में मर्यादा होगी, शिष्टाचार और नियमबद्धता का पालन किया जाता है। साथ ही साथ व्याकरण और वाक्य जो रचना है वो शुद्ध है कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। विनम्रता और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि औपचारिक तो विनम्र होकर के अपनी बातों को रखा जाता है, विनम्रता के साथ शब्दों का प्रयोग करते हुए संवाद स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ हम किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है, तो सम्मान सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भाषण, व्याख्यान, साक्षात्कार, सरकारी रिपोर्ट लेखन, ये हमारे औपचारिक भाषाई व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं, जहाँ पर हम शुद्धता के साथ, शिष्टता के साथ, नियमबद्धता के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक भाषाई व्यवहार वो है जो अनौपचारिक, व्यक्तिगत और अनौपचारिक सामाजिक संदर्भों जैसे मित्रों, परिवारजनों के बीच में होता है। अर्थात हम अपने मित्र से बात करते हैं, परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, तो वहाँ पर जो संवाद स्थापित होता है या जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अनौपचारिक भाषाई व्यवहार होता है। इसकी विशेषताएं हैं कि भाषा में सहजता, आत्मीयता और भावनात्मकता होती है। संक्षिप्त वाक्य होते हैं, दैनिक बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। लहजे और बोलियों का प्रयोग भी संभव होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों से बातचीत करना, अभिभावकों से बातचीत करना, पारिवारिक संवाद स्थापित करना या सोशल मीडिया पर चैट करना। मौखिक भाषाई व्यवहार, वह भाषाई व्यवहार जो ध्वनि और वाणी के माध्यम से संपन्न होता है, मतलब जिसमें हम बोल करके अपनी बात को सामने रखते हैं, और वो हमारा मौखिक भाषाई व्यवहार कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं तात्कालिकता और संवाद की प्रत्यक्षता, अर्थात तब तुरंत का तुरंत, अगर हमें कोई बात तुरंत कहनी है तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ध्वनि, लय, उच्चारण और विराम चिन्हों का प्रयोग का भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ शारीरिक संकेत का सहायक प्रयोग होता है, अर्थात जब हम मौखिक रूप से बात करते हैं तो विराम चिन्ह भी का भी की सहायता ली जाती। साथ ही साथ हमारे शारीरिक संचालन कैसे हो रहा है, भाव भंगिमा कैसे है, ये भी वहाँ पर सहायक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए आमने सामने बातचीत करना या फोन पर संवाद करना या वाद विवाद प्रतियोगिता। लिखित भाषाई व्यवहार, वह भाषाई व्यवहार जो लिखित माध्यम से अभिव्यक्त होता है। लिखित भाषाई व्यवहार अर्थात ये तात्कालिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं या जो संदेश हम देना चाहते हैं उसको हम लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें भाषा का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है। विशेषताएं, सोच विचार के बाद संगठित अभिव्यक्ति, अर्थात किसी भी विषय पर या किसी क्रिया पर जो हमें प्रतिक्रिया देनी है उस पर हम सोचते विचारते हैं, फिर उसको लिख करके अपनी प्रतिक्रिया देने का कार्य करते हैं। अर्थात सोच विचार करके विचारों को संगठित करके फिर उसकी अभिव्यक्ति करना। वाक्य विन्यास और व्याकरण पर अधिक ध्यान देना, क्योंकि बोलने पर हमारी जो व्याकरण के नियम है शायद उसका उतना पालन नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम लिख करके अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो लिखित बात हमारी सुरक्षित रहती है, तो उचित वाक्य विन्यास की आवश्यकता होती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ हम जो व्याकरण का प्रयोग करें वो भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। स्थायित्व और पुनर्पठन की सुविधा, अर्थात जो लिख करके अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है या लिखित रूप से जो भाषाई व्यवहार किया जाता है वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि वो सुरक्षित रहता है, और साथ ही साथ उसमें पुनः पढ़ने की संभावना भी रहती है कि आवश्यकता के अनुसार उस लेख को दोबारा भी पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए निबंध लेखन हो गया, या किसी विषय पर केवल लेख हो गया, समाचार लेख हो गया, या कविता की रचना हो गई। भाषाई व्यवहार के प्रमुख घटक क्या हैं? भाषाई व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण स्थापित किया जाता है, उसके प्रकारों पर अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। तो जो संप्रेषण के विभिन्न घटक परस्पर आपस में क्रिया करते हैं, इन घटकों के समुचित सहयोग से ही संप्रेषण प्रभावी, सुसंगत और ग्राह्य बनता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो इसके प्रमुख घटक हैं वे इस प्रकार से हैं। संप्रेषक पहला घटक है कि वह व्यक्ति जो विचारों को, भावनाओं को या सूचनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है वो संप्रेषक कहलाता है। अर्थात विचार, भावनाएं या जो भी सूचनाएं हैं हमारी
अनुभूति हैं उनको हम भाषा के माध्यम से जो व्यक्ति व्यक्त कर रहा है वो संप्रेषक कहलाता है। उसकी भूमिका क्या होती है? संदेश की उत्पत्ति करता है, उपयुक्त शब्दों, वाक्यों और शैली का चयन करता है। साथ ही साथ सामाजिक और संदर्भगत अपेक्षाओं के अनुरूप भाषा का अनुकूलन भी करता है। मतलब समाज के साथ-साथ समाज में किस व्यक्ति के साथ हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उसके अनुसार और किस संदर्भ में किया जा रहा है, उसके अनुसार भाषा का अनुकूलन भी करता है। दूसरा प्रमुख घटक है संदेश। संप्रेषक द्वारा संप्रेषित वह सूचना या विचार, भावना या निर्देश जो भाषा के माध्यम से प्रस्तुत होता है, वह संदेश कहलाता है। अर्थात जो सूचना दी जा रही है, जो विचार प्रकट किया जा रहा है या जो भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है या किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं, ये सब भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये संदेश के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताएं स्पष्टता और सुसंगति होनी चाहिए। जो भी हम विचार प्रकट करें, अपनी अभिव्यक्ति हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करें या अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करें, वो स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ सुसंगत भी होनी चाहिए। प्रसंग और उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। किस प्रसंग में हम अपनी बात को रख रहे हैं, उस प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए और एक उद्देश्य को पूर्ण करने वाली भी होनी चाहिए। अनुकूल शब्दावली और संरचना में संप्रेषित होना चाहिए। उस संदर्भ के अनुसार, उस समाज के व्यक्ति के अनुसार उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और उचित संरचना में संप्रेषण स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा प्रमुख घटक है माध्यम। वह साधन या मार्ग जिसके द्वारा संदेश संप्रेषक तक या श्रोता तक पहुंचाया जाता है, वह माध्यम कहलाता है। अर्थात इसका माध्यम इस प्रकार से है। मौखिक माध्यम में वाणी, वार्तालाप आदि आ सकते हैं। लिखित माध्यम में पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, लेखन आदि आ सकते हैं और दृश्य श्रव्य माध्यम में टीवी, वीडियो कॉल आदि आ सकते हैं। भूमिका क्या होती है? संदेश के प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है। माध्यम का चयन संदर्भ, दूरी और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। श्रोता वह व्यक्ति जो संप्रेषित संदेश को ग्रहण करता है, अर्थात एक व्यक्ति ने अपनी बात कही और दूसरा व्यक्ति उस बात को ग्रहण कर रहा है, तो वो जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो श्रोता कहलाता है। उसका अर्थ ग्रहण करता है और फिर उस पर वो अपनी भी प्रतिक्रिया देखता है। तो इनकी जो भूमिका होगी, संदेश को सुनना, पढ़ना या देखना, जो भी संदेश उसके सामने रखा गया विचार से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है, तो उसको वो सुनता है, पढ़ता है और फिर पुनः उस पर विचार करता है। संदेश का सही अर्थ समझना, साथ ही साथ प्रतिक्रिया देना, जिससे संप्रेषक चक्र पूरा होता है। भाषाई व्यवहार के सामाजिक आयाम क्या हैं? पहला है सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार भाषा का अनुकूलन करना। क्योंकि हम भाषाई व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहार में हम भाषा का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसकी बात हो रही, तो सामाजिक संदर्भ में हम उसकी बात करेंगे। तो जो समाज में भूमिकाएं हैं उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करना। जैसे अगर शिक्षक के रूप में हम उपस्थित हैं तो हमारी शिक्षक के रूप में भूमिका होती है विद्यार्थियों को पढ़ाने की, तो उसके अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। एक अभिभावक के रूप में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना, तो उसके अनुसार भूमिकाएं हमारी जैसे जैसे परिवर्तित होती हैं, तो उसके अनुसार हम भाषा का प्रयोग भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो उसके अनुरूप उपयुक्त स्वरूप, शब्दावली, उचित शब्दों का प्रयोग या शैली का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। भाषा का व्यवहार व्यक्ति के सामाजिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को भी परिलक्षित करता है। उच्च सामाजिक स्तर पर अपेक्षित होता है कि भाषा अधिक मर्यादित, शिष्ट और सुव्यवस्थित हो। अर्थात जब अगर हम उच्च स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो भाषा है वो अधिक मर्यादित होनी चाहिए, सम्मानीय सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। उसी जगह अगर हम दूसरे स्तर पर बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पर भाषा का प्रयोग हमारा थोड़ा सा अनौपचारिक तरीके का हो सकता है। सामाजिक मानदंडों और रीति रिवाजों के अनुरूप भाषा। प्रत्येक समाज में संवाद के शिष्टाचार, अभिवादन के तरीके और भाव व्यक्त करने के निश्चित ढांचे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अपने बड़ों से बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से शब्द भी निर्धारित हैं कि अगर हमें अपने बड़े से बात करनी है तो वहाँ पर हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अगर छोटे से बात करनी है तो वहाँ पर भी हम
ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वहाँ पर हमारा प्रेम परिलक्षित होना चाहिए। भाषाई विविधता की सामाजिक स्वीकृति। बहुभाषी समाजों में विभिन्न बोलियां, भाषिक शैलियां और संप्रेषण पद्धतियां सामाजिक सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक होती हैं। हिंदी समाज में ब्रज, अवधी, भोजपुरी जैसी बोलियों का प्रयोग संवाद में सहज रूप से समाहित होता है। सामाजिक एकता और पहचान का निर्माण। भाषा का व्यवहार समाज में सामूहिक पहचान के लिए सामाजिक एकता के निर्माण में भी सहायक होता है। एक समान भाषा व्यवहार में समुदाय में एकता और सद्भाव का बोध। अगर एक जैसी भाषा कोई समाज बोल रहा है तो उनके बीच में आपस में एकता की भावना होगी, साथ ही साथ सद्भाव, एक जैसा भाव भी उनके अंतर्गत आएगा। भाषाई व्यवहार के सांस्कृतिक आयाम। पहला, भाषाई शिष्टाचार और अभिवादन पद्धति। विभिन्न संस्कृतियों में अभिवादन, धन्यवाद, क्षमा याचना जैसे व्यवहार के लिए विशेष भाषिक अभिव्यक्तियां होती हैं। हिंदी संस्कृति में नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम भाषाई शिष्टाचार की बात करते हैं तो अभिवादन पद्धति की संस्कृति, हमारी संस्कृति परिलक्षित होती है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उचित शब्दों का प्रयोग, एक कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसके माध्यम से हमारा शिष्टाचार या अभिवादन परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए नमस्ते, प्रणाम इत्यादि। सांस्कृतिक प्रतीकों और मुहावरों का प्रयोग। प्रत्येक संस्कृति अपनी विशिष्ट प्रतीकात्मक भाषा विकसित करती है, जैसे लोक कथाएं, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि। उदाहरण, अगर हम हिंदी में बात करते हुए ये बात रखें कि नाक काटना, आबरू रखना जैसे मुहावरे सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। बात करते करते हम लोग मुहावरों का प्रयोग कर लेते हैं तो वो उसी के संदर्भ में ही होते हैं। जिस संदर्भ में बातचीत होती है तो उस मुहावरे या लोकोक्तियों के माध्यम से उस बात को और पुष्टि मिल जाती है। लोक भाषाओं और बोलियों का सांस्कृतिक प्रभाव। क्षेत्रीय बोलियां और लोक भाषाएं स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवहार की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उदाहरण, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी जैसी बोलियां न केवल संवाद के माध्यम हैं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक भी हैं। अर्थात लोक भाषाएं और जो बोलियां हैं उनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। भाषा में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द भी उसमें होते हैं जिससे कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए राम राम, हरि ओम इत्यादि का प्रयोग करना, या जब हम आपस में मिलते हैं तो इस तरह के शब्दों के माध्यम से ही हम मिलना शुरू करते हैं। त्योहारों, गीतों और अनुष्ठानों में भाषा का विशेष प्रयोग। जो हमारे यहाँ भारत में विभिन्न तरह के त्योहारों का आयोजन किया जाता है, मनाते हैं हम लोग, और गीत हैं, अनुष्ठान हैं, उनमें भी भाषाओं का विशेष प्रयोग होता है। अर्थात विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर विशेष भाषिक शैलियाँ विकसित होती हैं, जैसे होली के गीत हो गए, चैती हो गई, या विवाह के गीत, शोक संदेश आदि। ये सभी भाषाई व्यवहार संस्कृति की सामूहिक स्मृति और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषाई व्यवहार और मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। भाषा के प्रयोग में विचारों का संगठन, अर्थ ग्रहण, स्मृति और प्रतिक्रिया जैसे मानसिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, वार्तालाप के दौरान व्यक्ति पूर्व सूचना को स्मृति में बनाए रखते हुए उपयुक्त उत्तर देता है। जब हम वार्तालाप करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति है जिसके साथ वार्तालाप हो रही है, तो जो भी पूर्व की सूचनाएँ थी वो इसको स्मृति में रखता है, फिर ऊपर उपयुक्त उत्तर देता है। भावना और भाषा, व्यक्ति की मानसिक अवस्था जैसे आनंद, क्रोध, भय या शोक उसके भाषाई व्यवहार को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, क्रोधित व्यक्ति की भाषा तेज, आक्रामक हो सकती है, जबकि दुखी व्यक्ति की भाषा मृदु और धीमी होती है। अभिप्रेरणा, भाषा व्यवहार में प्रेरणा का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति किसी विषय में रुचि रखता है तो उसका संवाद अधिक प्रभावी और उत्साही होता है। उदाहरण, अपनी रुचि के विषय पर बोलते समय व्यक्ति अधिक उत्साह और प्रवाह के साथ संवाद स्थापित करता है। व्यक्तित्व और भाषा शैली, अंतर्मुखी व्यक्ति जो है वो प्रायः संक्षिप्त और संयमित भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन वही बहिर्मुखी व्यक्ति संवाद में अधिक मुक्त और सक्रिय होता है। मानसिक स्वास्थ्य और भाषा व्यवहार,
मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी अवस्थाएं भी भाषा के प्रवाह, स्पष्टता और तार्किकता को प्रभावित कर सकती हैं। भाषाई व्यवहार और समाजशास्त्र, सामाजिक वर्ग और भाषा व्यवहार। समाज में विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक वर्गों के बीच भाषा का प्रयोग भिन्न भिन्न होता है। उच्च वर्ग में अपेक्षाकृत औपचारिक, परिष्कृत भाषा का प्रयोग परिलक्षित होता है, जबकि निम्न वर्गों में क्षेत्रीय बोलियां या अनौपचारिक भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। सामाजिक भूमिकाओं का प्रभाव। व्यक्ति की सामाजिक भूमिका जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, नेता, श्रमिक उसके भाषा व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक की भाषा जो है वो शिक्षाप्रद और निर्देशात्मक होती है, जबकि नेता की भाषा प्रेरक और जनसंवादी होती है। समूह गतिशीलता और भाषाई अनुकूलन। किसी समूह के भीतर सदस्य एक दूसरे के साथ संवाद में समानता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी भाषा को अनुकूलित करते हैं। यह प्रक्रिया कोड स्विचिंग और शैली अनुकूलन के रूप में भी देखी जाती है। मतलब समूह गतिशीलता, अगर समूह में गतिशीलता है तो वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ संवाद में समानता रखना है, तो कोड स्विचिंग का भी प्रयोग करते हैं कि एक भाषा में बात करते हुए तुरंत दूसरी भाषा में अभिव्यक्ति करने लगना। सामाजिक पहचान और भाषा। भाषा व्यक्ति और समूह की सामाजिक पहचान का भी प्रमुख सूचक होती है। किसी विशेष भाषा का या बोली या शैली का प्रयोग जो है व्यक्ति की जातीयता, क्षेत्रीयता या सामूहिक अस्मिता को भी प्रकट करता है। अर्थात किसी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग से पता चलता है कि व्यक्ति वो विशिष्ट क्षेत्र या से संबंधित है। समाज में भाषा का शक्ति संबंध। भाषा का व्यवहार शक्ति संबंधों को भी रेखांकित करता है। आपस में उनकी शक्ति कैसी है इसको भी रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए अधिकार प्राप्त व्यक्ति संवाद में अधिक निर्देशात्मक और नियंत्रक भाषा का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं भाषाई व्यवस्था क्या होती है। तो भाषाई व्यवस्था से तात्पर्य है कि भाषा केवल विचारों के सहज प्रवाह या संप्रेषण का अनियंत्रित साधन नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित, संरचित और नियमबद्ध व्यवस्था है। अर्थात भाषाई व्यवस्था उन स्थायी और सुव्यवस्थित नियमों और संरचनाओं से है जो भाषा के ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के निर्माण, संगठन और प्रयोग को संचालित करते हैं। अर्थात उन स्थायी और सुव्यवस्थित नियम और संरचनाओं से है जिसके अनुसार हमारे शब्द की व्यवस्था, ध्वनि, वाक्य का निर्माण, संगठन, इन सब को हम लोग उचित प्रकार से संचालित करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो भाषा है वो अधिक सुसंगत, ग्राह्य और प्रभावी बन जाती है। भाषा में यदि कोई पूर्व निर्धारित संरचना या नियम नहीं होगा तो संप्रेषण हमारा बिखर जाएगा और हम अर्थ को भी उचित प्रकार से संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाषा के सफल संप्रेषण के लिए ध्वनि संयोजन के नियम, शब्द रचना के नियम, वाक्य विन्यास के नियम, अर्थ निर्माण के नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। और ये सभी मिलकर भाषा की को एक जीवंत व्यवस्था का भी निर्माण करते हैं। भाषाई व्यवस्था स्थिर और लचीली दोनों होती है। स्थिरता इस तथ्य में है कि भाषा के अनुकूल नियम एक निश्चित काल तक समाज में मान्य रहते हैं, जबकि यह लचीलापन दर्शाता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ साथ भाषा की व्यवस्था में भी परिवर्तन और अनुकूलन होता है। उदाहरण के लिए कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से कई नए शब्दों और अभिव्यक्तियों का समावेश हुआ है, किंतु ये समावेश भी एक निश्चित संरचनात्मक ढांचे के भीतर होता है। परिभाषाएं क्या है? फर्डिनेंड डी सोसोर के अनुसार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइन दैट एक्सप्रेस आइडियाज एंड इज कंपेरेबल टू अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अर्थात लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें कि साइन की हम बात करते हैं, अपने विचारों को की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक हमारे संस्थान है या समाज है उसमें हम उसकी तुलना भी कर सकते हैं। छब्बीलाल राम ने कहा है कि भाषा ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के स्तर पर नियमबद्ध संरचनाओं का वह जीवंत तंत्र है जो समाज में संप्रेषण को संभव बनाता है। M.A.K. हॉलिडे के अनुसार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड द फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज आर शेप्ड बाय द फंक्शंस दे हैव इवॉल्व्ड टू सर्व। अर्थात भाषा एक अर्थव्यवस्था है
और जो उसके स्वरूप उसकी कार्यात्मक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भाषा व्यवस्था है वो एक व्यवस्थित तरीके से जो उसका मुख्य संरचना है, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, इन सब का एक व्यवस्थित क्रम होता है। उस व्यवस्थित क्रम में जब इनको रखा जाता है, तब हम भाषा को सही प्रकार से संप्रेषित कर पाते हैं। तो भाषाई व्यवस्था के अंतर्गत इन्हीं बिंदुओं पर बात की जाती है कि उचित प्रकार से ध्वनि का निर्माण कैसे हो रहा है, उसका स्थान क्या है, शब्दों की संरचना किस प्रकार से होती है, वाक्य संरचना कैसे हो रही है, अर्थ किस प्रकार से संप्रेषित किया जा रहा है, इन सब की बातें जो है वो भाषाई व्यवस्था के अंतर्गत की जाती हैं। भाषाई व्यवस्था के स्तर, पहला है ध्वनि व्यवस्था। इसके अंतर्गत ध्वनियों और ध्वनि प्रतिमानों का संगठन किया जाता है। उच्चारण, स्वराघात और लय का विन्यास भी होता है। महत्व क्या है ध्वनि व्यवस्था का? शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में स्पष्टता और भिन्नता बनाए रखना। जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए, और जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है, एक शब्द दूसरे शब्द से किस प्रकार से भिन्न है, उसका उच्चारण करने का स्थान एक किस प्रकार से भिन्न है। उदाहरण के लिए हिंदी में कल और खल शब्दों का अर्थ उच्चारण भिन्नता से अलग हो जाता है। शब्द व्यवस्था, शब्दों के आंतरिक संगठन और संरचना के नियम, अर्थात जो शब्द व्यवस्था के अंदर जो शब्द है उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होती है, एक नियम क्या होता है, उसकी बात आती है। उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द और यौगिक निर्माण की क्या प्रक्रिया है। नए शब्द, महत्व क्या है कि नए शब्दों का निर्माण और अर्थ विस्तार, जो नए वर्णों से मिलाकर के किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करेंगे जो कि अर्थपूर्ण होंगे, और उसका अर्थ विभिन्न संदर्भ में किस प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए पढ़, पढ़ में अगर बड़ी ई जोड़ दी गई है तो पढ़ाई हो जाता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया का ये एक उदाहरण है। वाक्य व्यवस्था, शब्दों के तार्किक और व्याकरणिक क्रम का संगठन। जो वाक्य है कि शब्दों के बाद वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे, जो शब्द से मिलकर ही वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्य संरचना के नियम, जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म का ज्ञान होना, या कर्ता, क्रिया और कर्म का उचित क्रम में स्थापित करके तब वाक्य का निर्माण करना। महत्व, वाक्यों के अर्थपूर्ण और ग्रह निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर वाक्यों के अर्थ को ग्रहण करना है तो उसके लिए वाक्य व्यवस्था की जानकारी अति आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए राम ने सीता को पत्र लिखा। कर्ता, क्रिया और कर्म का सही संयोजन, स्पष्ट है कि किसने किसको पत्र लिखा। अगर इसका क्रम बदल जाएगा तो अर्थ हमारा बदल जाएगा और शायद वो अर्थ पूर्ण न होकर के अर्थहीन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ संबंधी संगठन, जहाँ पर हम शब्दों के अर्थ की बात करते हैं, वाक्यांशों के अर्थ की बात करते हैं और वाक्यों के, तो इनका उचित संगठन यहाँ पर होता है। बहुअर्थकता, समानार्थकता, विलोम आदि का विन्यास। महत्व क्या है? संवाद में अर्थ स्पष्टता, जब संवाद स्थापित करेंगे तो अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, या अर्थ गहनता का निर्माण, वो अर्थ कितना हमारे लिए गंभीर है, कितना महत्वपूर्ण है, उसकी भी जानकारी के लिए। उदाहरण के लिए माला एक शब्द है और माला का तात्पर्य अर्थ जो है वो हार से भी है, कि किसी को जब हम हार पहनाते हैं, जो पुष्प की माला है उससे संबंधित भी हो सकता है, और दूसरा हमारा इसका अर्थ है जो माला जपना भी, संदर्भ के अनुसार इसके अर्थ परिवर्तित हो जा रहे हैं। भाषाई व्यवस्था और संप्रेषण, भाषा का मूल उद्देश्य है संप्रेषण, अर्थात विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करना, किंतु यह संप्रेषण तभी प्रभावी, स्पष्ट और ग्राह्य बनता है जब भाषा एक सुनियोजित और नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। भाषाई व्यवस्था संप्रेषण की गुणवत्ता को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के संगठन में सुसंगति और पूर्वानुमेयता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषाई व्यवस्था जो है उसमें संप्रेषण दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। पहला, संदेश की स्पष्टता सुनिश्चित करना, जो संदेश दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, उसको सुनिश्चित करना। दूसरा, संप्रेषण को शीघ्र, सुसंगत और प्रभावी बनाना। जो भाषा के माध्यम से संप्रेषण स्थापित हो रहा है वो शीघ्र हो, सुसंगत हो और प्रभावी हो। तो ध्वनि व्यवस्था उच्चारण की शुद्धता सुनिश्चित करती है,
जिससे शब्दों का भेद स्पष्ट होता है। शब्द व्यवस्था नए अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण को संभव बनाती है। वाक्य व्यवस्था विचारों को तार्किक क्रम में बांधती है और अर्थव्यवस्था संवाद को सांस्कृतिक और प्रसंग अनुकूल अर्थ प्रदान करती है। इन चारों स्तरों का समन्वय संप्रेषण को न केवल तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाता है, बल्कि मानवीय संवेदना जब हम शब्द, वाक्य, अर्थ, ध्वनि इन सब का जब उचित समन्वय होता है, तो हमारी जो मानवीय संवेदनाएँ, हमारे अंदर जो संवेदनाएँ वो किस प्रकार से भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं, ये वो उचित प्रकार से अभिव्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से भाषाई व्यवस्था जो है, वो संप्रेषण की आधारशिला होती है। अगर इसको उचित प्रकार से हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो हमारा संप्रेषण प्रभावी, ग्राह्य और सुसंगत नहीं हो पाएगा और हमारा जो उद्देश्य है संपर्क स्थापित करने का, वो उद्देश्य भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। भाषा शिक्षण में भाषाई व्यवहार और व्यवस्था का महत्व। तो भाषा शिक्षण में भाषाई व्यवहार का महत्व। पहला, भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण सिखाना नहीं, बल्कि संवाद क्षमता का विकास करना है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा प्रयोग को अगर हम देखेंगे, तो उसका महत्व ये है कि विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के अनुरूप भाषा प्रयोग सिखाना। संदर्भ अनुकूल भाषा प्रयोग करना, कि जो संदर्भ है औपचारिक या अनौपचारिक संप्रेषण स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना, उसके अनुसार भाषाई व्यवहार के बीच अंतर सिखाना। भाषा शिक्षण में भाषाई व्यवस्था का क्या महत्व है? नियमबद्ध भाषा ज्ञान, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, शुद्धता और स्पष्टता का विकास, उच्चारण, वर्तनी, व्याकरण और वाक्य रचना में दक्षता, प्रभावी संप्रेषण, सुव्यवस्थित भाषा प्रयोग द्वारा विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। भाषा शिक्षण में व्यवहार और व्यवस्था को बढ़ाने के उपाय। संवाद आधारित कुछ शिक्षण है जिसके माध्यम से हम व्यवहार और व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए वार्तालाप स्थापित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, भूमिका, नाट्य आदि गतिविधियों का प्रयोग करना। प्रमाणिक भाषा प्रयोग सामग्री का प्रयोग करना, वास्तविक जीवन के संवाद, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी क्लिप्स आदि का प्रयोग करके हम प्रमाणिक भाषा को बढ़ा सकते हैं। भाषिक त्रुटि सुधार, जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं व्यवहार स्थापित करते समय, उनको हम सुधार भी सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की संवाद त्रुटियों की पहचान और उसमें सुधार करना। बहुभाषिक जागरूकता, विभिन्न भाषाओं और बोलियों के प्रति सम्मान और समझ विकसित करना। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो भाषाई व्यवस्था है या व्यवहार है, वो समाज में समाज के संपर्क समाज के में जो व्यक्ति हैं उनके साथ हमारा किस प्रकार का संपर्क स्थापित हो रहा है, किस संदर्भ में, तो उसके अनुसार हम भाषाई व्यवहार भी करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भाषाई जो व्यवहार है उस जटिल प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संदर्भों में संवाद करता है, भूमिकाओं के अनुसार भाषा शैली अपनाता है और भावनाओं व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषाई व्यवहार में शब्द, ध्वनि, वाक्य, अर्थ का चयन मात्र शैक्षिक नहीं होता, अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा जो स्वीकृत नियम हैं, अपेक्षाएं हैं और सामाजिक संदर्भ हैं, उनके अनुरूप हम इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि समाज में भूमिकाएं हमारी परिवर्तित होती रहती हैं और उन परिवर्तित भूमिकाओं के अनुरूप हम ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ का प्रयोग करते हुए उनका सही प्रकार से संयोजन करते हुए हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये एक भाषाई व्यवस्था भी है जिसके अनुसार हम अगर संप्रेषण करेंगे तो हमारा जो संप्रेषण स्थापित करने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। बहुभाषी समाजों में भी भाषाई विविधता देखने को मिलती है जो सामाजिक समरसता और संवाद की सहजता का आधार बनती है। साथ ही साथ संवाद में उत्पन्न होने वाली भाषाई व्यवधानों को भी समझकर उनका समाधान करना भाषा दक्षता का अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भाषाई व्यवहार और व्यवस्था का ज्ञान शिक्षकों और विद्यार्थियों में संप्रेषणीय दक्षता, शुद्धता और संदर्भ अनुकूल भाषा प्रयोग का विकास करने में सहायक है। इससे भाषा का शिक्षण मात्र औपचारिक व्याकरण शिक्षण न रहकर एक जीवंत, संवादात्मक और सामाजिक प्रक्रिया बन जाता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में मुख्य रूप से सामाजिक व्यवहार जो समाज में
परिवर्तित भूमिकाएँ होती हैं, उनके अनुसार जो हम व्यवहार करते हैं, उस पर हम लोगों ने बात करी है। साथ ही साथ जो भाषाई की कुछ व्यवस्था है, ध्वनि की व्यवस्था, ध्वनि निर्माण की व्यवस्था, उसके कुछ नियम हैं, शब्द के हैं, वाक्य के हैं, अर्थ के हैं, तो इनको जब हम उचित प्रकार से व्यवस्थित करके, संयोजित करके भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, संप्रेषण स्थापित करते हैं, तो हमारा संप्रेषण सुग्राह्य और अधिक प्रभावशाली बनता है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये व्याख्यान आपके लिए अति लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।